नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। श्री केदारनाथ धाम में हुए हेलीकॉप्टर हादसे और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद मुख्यमंत्री धामी काफी गंभीर हैं। बीते 2 दिन पहले सीएम ने हेलीकॉप्टर संचालकों की एक बड़ी बैठक ली थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी हेलीकॉप्टर संचालकों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तकनीकी रूप से हेलीकॉप्टर की फिटनेस से लेकर सभी प्रोटोकॉल पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए समय समय पर ऑडिट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी कहा गया है कि जरूरी पैरामीटर ध्यान में रखे जाएं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये मीटिंग हुई, इससे पहले भी सीएम धामी कह चुके हैं कि हम इन पूरे मामलों को लेकर बेहद गंभीर हैं। किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था उसको क्रैश होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। उसमें भी उन्होंने निर्देश दिए थे और मीडिया को बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाहियां जो है वो हेली कंपनियों की तरफ से भी ना रहे, इसलिए उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और अब हेलीकॉप्टरों की बात करें तो सीमित संख्या में जो है वो इन दिनों अब केदार घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश मामले हुए हैं पिछले 1 महीने में, उनको लेकर गंभीर थे और इसीलिए उन्होंने जो समीक्षा बैठक बुलाई थी उसमें कड़े निर्देश जो है वो हेली कंपनियों को भी दिए हैं और यूकाडा को भी दिए हैं। जी, इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि हेलीकॉप्टर संचालकों को नई गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। वो क्या गाइडलाइंस है, क्या कुछ नियमों में बदलाव किया गया है? देखिए, नियमों की बात करें तो अब जो हेली उड़ाने हैं उनकी उड़ानें फिक्स कर दी हैं। 1 घंटे में 12 से ज्यादा हेली उड़ नहीं सकते हैं और जो टाइमिंग थी सुबह से जिस तरीके से 5 बजे से ये हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भर रहे थे, उनको भी नियंत्रित कर दिया गया है कि सीमित ही संख्या में उड़े और टाइमिंग फिक्स कर दी गई है यूकाडा की तरफ से। तो कहीं ना कहीं देखे तो सेफ्टी भी जो सेफ्टी ऑडिट करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जो हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं उनके सेफ्टी ऑडिट किया जाए, क्या उनकी जांच रिपोर्ट में आया था। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और सीधे तरीके से कहें तो काफी गंभीरता भी मुख्यमंत्री अब निभा रहे हैं। और जो हेली हादसे उत्तराखंड में हुए हैं उससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु चारों धामों पर आते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, उनमें भी थोड़ा सा भय का माहौल होता है। उसको दूर करने का प्रयास भी एक तरफ से मुख्यमंत्री ने इस बैठक के जरिए किया है कि यदि अगर नियमों को रखा जाए, ध्यान में रखा जाए तो हादसे कम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 6 लोगों को हेलीकॉप्टर एक चक्कर में ले जाता है, अब 4 के लगभग मुख्यमंत्री ने कहा है। और जो सामान जाता है उसको भी निर्धारित किया गया कि ओवर जो है वो सामान जो है ना जाए। जी मनीष, इसके अलावा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, वो क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और समय समय पर जो मॉनिटरिंग होती है अधिकारियों के स्तर से उसको करने के निर्देश दिए ताकि किसी तरीके से कोई लापरवाही ना हो। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई हादसा होता है उसके बाद सभी जागते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अगर निरंतर रूप से समीक्षा बैठकें हो, मॉनिटरिंग हो और चेक निरीक्षण टाइप के हो तो इन चीजों से व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त रहती है। तो यही निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में दिए। ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और एक चूँकि इस वर्ष बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले,
उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए और उसके आधार पर ही यहाँ सेवाओं की हम परमिशन आगे करेंगे। तो वहीं देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग की तरफ से समीक्षा बैठक की, जिसमें कृषि सचिव डॉक्टर एस.एन. पांडे और महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान शामिल हुए। इस बैठक के बीच RIDF योजना के अंतर्गत क्लस्टर अधिकारी छोटे पॉली हाउस में सब्जी और फूलों की खेती योजना को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत छोटे पॉली हाउस की स्थापना में गति लाई जाए और जिन कृषकों की तरफ से कृषकांश की धनराशि जमा करा दी गई है, उनके क्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर पॉली हाउसों की स्थापना कराई जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गणेश जोशी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, समीक्षा की गई, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है? जो कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी हैं, उन्होंने समीक्षा बैठक उद्यान विभाग की और इस दौरान उन्होंने नाबार्ड योजनाओं के तहत छोटी पॉली हाउसों की स्थापना में गति लाने के निर्देश दिए ताकि कृषक और किसानों की धनराशि जो है जमा की जा सके और कृषकों को इससे फायदा हो सके। यानी कि सीधे तरीके से जो पॉली हाउस है उनको ग्राउंड पर, धरातल पर उतारने के निर्देश मुख्यमंत्री जो कृषि उद्यान मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके द्वारा दिए गए हैं। तो उद्यान के समीक्षा बैठक करते हुए पॉली हाउसों को धरातल पर उतारने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में योग दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इस बीच मुख्य सचिव ने योगा डे के मुख्य आयोजन स्थल की संपूर्ण तैयारियों को पूरे समय पे पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन के नोडल विभाग आयुष विभाग, चमोली, हरिद्वार जिला प्रशासन और संबंधित विभागीय अधिकारियों को बेहतर समन्वय से सभी तैयारियों को समय रहते पूरा करने का निर्देश दिया। उस पर और आगे की कैसे कार्य योजना, कैसे उसको अच्छे से अच्छे तरीके से बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और आप लोगों के माध्यम से हम ये भी अनुरोध करना चाहेंगे अपने समस्त यहाँ के नागरिकों और निवासियों को कि ये योग दिवस में प्रतिभाग करें और सिर्फ एक दिन न प्रतिभाग करें, वो लगातार योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धन्यवाद। और मनीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मीटिंग में ये निर्देश दिए गए हैं कि तैयारियां पूरी हो, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग जुट सकते हैं, क्योंकि योग दिवस की तैयारियों की बात अगर की जाए और योग दिवस के महत्व की बात की जाए तो न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री भी इस दिन की और योग की इंपॉर्टेंस को लेकर बातचीत कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से योग दिवस की बात करें तो उत्तराखंड में भी अब हर साल भव्य तरीके से योग दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष भी योग दिवस खास अंदाज में जो है उत्तराखंड सरकार मनाने जा रही है। जो मुख्य कार्यक्रम सरकार का आयोजित है वो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने वाला है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। साथ ही 10 देशों के जो है वो राजदूत भी इस बार योग दिवस के कार्यक्रम पर जो है वो गैरसैंण पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड से जिस तरीके से योग की भूमि भी एक तरफ से कहा जाता है, ऋषिकेश में योग का एक बड़ा महत्व है, लोग योग करने के लिए पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से अब उत्तराखंड सरकार जो है योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार हर साल प्रयास कर रही है और इस साल भी जो है योग को पहचान दिलाने के लिए गैरसैंण से योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो मौजूद रहने वाले हैं, जिसको लेकर मुख्य सचिव के द्वारा भी बैठक की गई है और उन्होंने बैठक में जो है
जहां पर भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में योग दिवस को लेकर होने उनकी समीक्षा की और खासकर जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन गैरसैंण में होना है उसको लेकर समीक्षा बैठक की और कार्यक्रम की तैयारियों को जो है काम भी किया और दिशा निर्देश दिए कि 10 देशों के राजदूत इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, तो तैयारियां जो है वो समय पर पूरी कर ली जाएंगी। मनीष, आयोजन स्थल पर कुल कितने लोगों की जुटने की संभावना है? देखिए 10,000 के लगभग जो है वो उम्मीद जताई जा रही है कि जो योग दिवस पर कार्यक्रम पर वहां पर लोग शामिल होंगे, लेकिन क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है गैरसैंण और काफी जो है वहां पर व्यवस्थाएं जुटाने से लेकर और लोगों को एकत्रित करना एक बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है कि गैरसैंण से एक संदेश देने की कोशिश की जाए योग को। तो उसी संदेश को साकार करने के लिए अब सरकार आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस दिन योग दिवस होता है कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं और कौन कौन और हस्तियां जो है वहां पर योग दिवस का हिस्सा होती हैं। जी मनीष, क्या अन्य स्थलों पर भी योग दिवस की तैयारियां हो रही है? क्या वहां पर भी योग दिवस मनाया जाएगा? बिल्कुल, सभी जिलों से लेके और अगर मंडल स्तर, जिला स्तर की बात करें या ब्लॉक स्तर तक बात करें, सभी जगहों पर योग दिवस को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन होना है। और जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है वो गैरसैंण में होना है, लेकिन पूरे प्रदेश में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो होना है और हर साल जो है योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून में भूमि कानूनों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस बीच प्रशासन ने लगभग 900 बीघा भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी है। इसके साथ ही लगभग 200 बीघा जमीन को आगामी 30 दिनों के भीतर निस्तारण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में मुद्दे पर समीक्षा बैठक की गई और बैठक में उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि मामलों को प्राथमिकता से लेकर जल्द निस्तारित किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि सरकार लैंड स्कैम मामलों को लेकर संवेदनशील है। राज्य भर में देहरादून जिला ही ऐसा हमारा जिला था जहां पर ऑलरेडी 800 बीघा ज़मीन राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है और जो हमारे पेंडिंग केसेस थे उसमें कुछ समन तामीली के इश्यूज थे। कहीं पर पार्टीज टर्न अप नहीं हो रही थी, कहीं पर दे वर फाइंडिंग आउट वेज टू इवेड द केसेस। वहाँ पर भी वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं। एक मास पब्लिकेशन इन नेशनल न्यूज़पेपर्स निकाल दिया गया है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उनको प्रदान कर दी जाए और उसके पश्चात यदि टर्न अप नहीं होते हैं या एविडेंसेस उनके फेवर में नहीं है तो वो सभी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी। तो वहीं उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला काफी तेजी से सामने आ रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर प्रशासन की टीम भोगपुर पहुंची। एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पहुंची टीम ने हिमगंगे स्टोन क्रेशर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। स्टोन क्रेशरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और छापेमारी के बीच टीम ने गंगोत्री और नारायण स्टोन के पास से बड़ी मात्रा में खनन सामग्री बरामद की। इसके साथ ही टीम ने दोनों स्टोन क्रेशरों को सील कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार की अगर हम बात करें तो लगातार जो है गंगा जी में अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन अगर हम बात करें तो प्रशासन को जो स्थानीय निवासी उनको तो लगातार शिकायत की जाती है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी कार्रवाई करने को लेकर जो हरकत में नहीं आता। हालांकि अगर हम बात करें तो अभी एमएच 1 न्यूज चैनल के द्वारा जो खबरें प्रमुखता से दिखा गई थी अवैध खनन को लेकर, जिस पर जो है अब हरिद्वार जो है हरकत में आ। तो कहीं हरिद्वार के द्वारा लगातार जो शिकायतें आ रही थी उन पर भी शिकायतों पर जो नियुक्त डीएम ने जो यहाँ पर संज्ञान लिया है
और इन बात करें तो 2 क्रेशरों पर जो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि एक क्रेशर पहले से जो सील था वहाँ पर जो है पूरी तरह से जो कार्य था वहाँ पर गतिमान था, लेकिन जो है जिस वक्त वहाँ पर प्रशासन और एसडीएम की टीम पहुंची तो उनके द्वारा क्रेशर को सील किया गया और जो मालिक है स्टोन क्रेशर का उस पर भी जो यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरे का बात करें तो हिमगंगा स्टोन क्रेशर, वहाँ पर भी जो है लगातार जो है अवैध खनन किया जा रहा है। कई भारी मात्रा में जो अवैध जो खनन सामग्री वहाँ पर जो फिलहाल एकत्रित की गई है, लेकिन प्रशासन अगर हम बात करें तो जो स्थानीय प्रशासन है लक्सर एसडीएम की हम बात करें तो उनको लगातार स्थानीय निवासियों के द्वारा अवगत किया जाता है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई जो स्थानीय निवासी है उनके शिकायतों के बावजूद वहां पर नहीं की जाती। लेकिन नवयुक्त डीएम ने जिस तरह से मामला संज्ञान में आया और लगातार जिस तरह से खबरें हरिद्वार के माध्यम से या फिर एमएच न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा तो उस पर जो संज्ञान लेते हैं डीएम ने जो है पूरी कार्रवाई यहाँ पर खनन माफियों के खिलाफ की है। चूंकि अगर हम बात करें तो मातृ सदन है उनके द्वारा भी लगातार यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है, चूंकि अभी मातृ सदन ने जिस तरह से पूर्ण धन्य यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं और उनके द्वारा लगातार जो है माँ गंगा का अस्तित्व बचाने की यहाँ पर क्वादित की जा रही है, लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह से यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो स्थानीय निवासी जिस तरह से शिकायत करते हैं उस पर भी जो है कुछ भी कार्रवाई स्थानीय प्रशासन नहीं करता है। अगर हम बात करें तो भी फिलहाल में जिस तरह से जो है हरिद्वार में गंगा नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है। मातृ सदन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह अवैध खनन पर अपनी विधिक राय पेश करे। याचिका में आरोप लगाया था कि रायवाला से भोगपुर तक गंगा में नियमों को ताकपूर्वक खनन किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि गंगा के पौराणिक अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि हरिद्वार के सभी 130 स्टोन क्रेशर 5 किलोमीटर दूरी क्यों नहीं हटाई जा सकते हैं, उनके लिए भी वैकल्पिक जगह क्यों नहीं तलाशी जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस पर सेना की भूमि पर भी विचार करते हुए सेना से पूछा है कि क्या अवैध खनन पर रोक लगाने में प्रशासन की मदद कर सकती है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की अगली सुनवाई 18 जून की तय की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एनएमसीजी यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन बोर्ड की ओर से राज्य सरकार को कई बार आदेश दिए गए हैं कि क्षेत्र में खनन कार्य न कराया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन जारी है। कोर्ट की सख्ती से भी अब उम्मीद बंदी की गंगा को बचाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मातृ सदन लगातार अड़े हैं। उनके द्वारा प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है कि गंगा जी में अवैध खनन ना हो। जी बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जहाँ जहाँ भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर टीम को अलर्ट्स किया गया है और इसमें राजस्व विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सभी की टीम्स बनाई गई हैं। जहाँ से भी कंप्लेंट्स प्राप्त होगी उनको जांचा जाएगा, कंप्लेंट सही होने पर कार्रवाई की। अल्मोड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज से आए भक्त जय भोलेनाथ के जयघोष के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे भक्ति में माहौल हो चुका है। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात, पेयजल, पार्किंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के साथ शटल सेवा की सुविधा शुरू कर दी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। जागेश्वर धाम को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और ये तस्वीर पर्यटक सीजन चल रहा है। जागेश्वर धाम में काफी पर्यटकों की भीड़ हो रही है। लाखों श्रद्धालु जागेश्वर धाम में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने भीड़। शटल सेवा शुरू हो रही है 3 किलोमीटर पीछे से। वहाँ से आपको 20 रुपये सवारी में जागेश्वर धाम तक शटल मिल जाएगी। जो लोकल की टैक्सियाँ लगी है तो वो आपको मंदिर तक छोड़ेंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और भोलेनाथ के दर्शन करिए। जल देश की सेना को आज 419 जाबाज अफसर मिल चुके हैं। आईएमए देहरादून की पासिंग आउट परेड के बाद इन अफसरों को भारतीय सेना में हिस्सा बनाने का मौका मिला। इस बार 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट की भी पास आउट होकर अपनी सेवा का हिस्सा बने। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BKGM शामिल हुए, जो IMA से 1990 में पास आउट हुए थे। श्रीलंका सेना प्रमुख ने परेड का निरीक्षण किया
और कैडेट का हौसला भी बढ़ाया। इस बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। I am proud of my parents and my mentors who trained me throughout my training periods, and that why I step on this, have stars on my shoulders, and I am very happy for my having commissioned to my lieutenant the first rank of Indian Army. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी ट्रेनिंग आज फिनिश हुई है। बचपन से यही ड्रीम किया था मैंने कि आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर, एंड टुडे आज मैंने अपना ड्रीम रियलाइज़ कर लिया। बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट है आज। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आज जो IMA में पासिंग आउट परेड हुई है, 451 कैंडिडेट जो है इसमें पास आउट हुए, जिसमें 419 जो है भारतीय कैडेट हैं, तो वहीं 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। और कुल मिलाकर देखिए तो भारतीय सेना को आज 419 अफसर जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से अगर देखें तो मित्र राष्ट्रों को भी जो है वो 32 अफसर जो है वो हासिल हुए हैं। श्रीलंका के जो लेफ्टिनेंट जनरल VK जी मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, मनीष से संपर्क टूट गया है। लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय सेना को 419 जाबाज अधिकारी जवान मिले। इस सेना की परेड में वो शामिल हुए और 32 कैडेट की पास आउट भी हुए हैं। मित्र देशों से भारतीय सेना को 419 जाबाज अफसर मिल चुके हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ITBP का साहसिक अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ और ITBP के IG संजय भी शामिल हुए। ITBP के सहायक अभियंता 45 ITBP के जवान भाग ले रहे हैं, जो लद्दाख से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और हिमाचल होते हुए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में ओल्ड लिपुलेख में अपने अभियान का समापन करेंगे। मुख्यमंत्री ने ITBP के जवानों को शुभकामनाएं दी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल उच्च फ्रंटियर मुख्यालय देहरादून की तरफ से ये दल 1032 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से यहाँ हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, सामरिक रूप से महत्व के जो स्थान हैं, उन सभी पर इन दलों के जाने से लोगों के अंदर एक चेतना भी आएगी, जागृति भी आएगी और साथ में लगभग 3.5 लाख फलदार वृक्षों का भी आपके द्वारा लोगों को बांटा जाएगा, स्थानीय लोगों को। वह भी निश्चित रूप से एक हमारे आर्थिकी के क्षेत्र में, गाँव वालों की समृद्धि और उनके विकास में ये भी बहुत बड़ा योगदान देगा। और अन्य बहुत सारे ऐसे स्थान हैं वहाँ जाके हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो उसको मजबूती मिलेगी। तो वहीं वीकेंड पर देहरादून जिले में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे मसूरी और ऋषिकेश समेत देहरादून के पर्यटन स्थलों में ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई। इसी कड़ी में देहरादून पुलिस ने यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए एक्शन प्लान का इस्तेमाल किया। इस बीच SSP अजय सिंह ने कहा कि वीकेंड अधिकतम पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ड्रोन की मदद से पूरे ट्रैफिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव बनने से रूट डाइवर्ट या यात्रियों को होल्ड किया जाएगा।
इसके अलावा होटल को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों के चेकआउट और चेक इन के समय ध्यान रखें ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके। देखिए इस समय चारधाम यात्रा हो या हमारा जो पर्यटक सीजन है, खासकर मसूरी, ऋषिकेश और आसपास का है, वो एकदम चरम पर है। और जिस तरह से हमारे लॉन्ग वीकेंड्स पड़ जाते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी साथ साथ बाहर के टूरिस्ट भी आ रहे हैं। और अभी जो इस तरह खासकर जो मसूरी की समस्या देखी गई लास्ट में, इस पर एक नया कॉन्फ्रेंस बनाया गया। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्समेंट, हमारा जो ट्रैफिक रेगुलेशन हो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ड्रोन का जो कवरेज एरिया बढ़ाया गया, जिससे जहाँ कहीं भी जाम लग रहा है तो उसको हमें देखकर पता चल जाए, उसको एड्रेस कर दिया जाए। साथ ही साथ जो समस्या जो मेन पार्किंग की आ रही, चूँकि लास्ट वीकेंड में देखा गया जो हमारे जो नॉर्मल 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ जो मसूरी जाती हैं, इस बार जस्ट डबल 15,000 क्रॉस किया। और जो हमारी पार्किंग कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ चूँकि जब आती हैं तो कहीं ना कहीं पार्किंग इशूज़ आ जाते हैं, वो होटल्स में और अन्य जगह पार्क नहीं हो पाती, तो रोड साइड में पार्क किया जाता है। तो कोशिश है इस बार कि यात्रियों को अलग अलग मार्गों से थोड़ा डाइवर्जन और ज़्यादा किया जाए, जिससे कि वो अपने गंतव्य आराम से पहुँचे। अगर कहीं उनको होल्ड किया जा रहा है तो उस होल्डिंग एरिया में भी उनको कोई दिक्कत ना आए, आधे घंटे वहाँ ऐसी जगह रोका जाए जहाँ पर उनको बेसिक नेसेसिटीज़ और जो भी आसपास दुकानें हों उनको मिल जाए। तो वहीं पौड़ी के आयल गांव के ग्रामीण जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पानी से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह नल तो लगाए गए, लेकिन लोग उन नलों में पानी का कब से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि गांव में जल्द पानी की समस्या दूर होगी। तो वहीं उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए कि गांव में तत्काल पानी की व्यवस्था की जाए। समस्या उन्होंने जो बताया कि लगभग लास्ट 1 मंथ से उनके यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी क्रम में मेरे द्वारा ऐसी जल निगम और आपके एक्सीडेंट जल संस्थान में निर्देशित किया गया, तत्काल इसमें आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए कहा गया। मुझे उम्मीद है कि जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कंट्रोल रूम जो है हमारा वो चूँकि कॉन्टिन्यूसली इस पर काम कर रहा है, और बीच में भी सीएम हेल्पलाइन में या कहीं और जो शिकायतें आ रही है या समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया के थ्रू हमें जहाँ से भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनके रेमेडियल मेजर्स भी ले रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करें।